विवेचना में आज कितनी नजदीकी या दूरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बीच। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। नेहरू और सुभाष बोस एक दूसरे के 8 साल के अंतराल पर पैदा हुए थे। नेहरू 14 नवंबर 1889 को और सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को। नेहरू ने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन इलाहाबाद में बिताए थे, जबकि सुभाष का आरंभिक जीवन ओडिशा के शहर कटक में बीता था। दोनों नेता अपेक्षाकृत संपन्न घर में पैदा हुए थे। जवाहरलाल के पिता मोतीलाल नेहरू और सुभाष के पिता जानकीनाथ बोस दोनों नामी वकील थे। जवाहरलाल अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, जबकि सुभाष बोस के 9 भाई बहन थे। जवाहरलाल का छात्र जीवन बहुत साधारण था, लेकिन इसके ठीक विपरीत सुभाष बोस का छात्र जीवन उथल पुथल भरा था। वो बहुत अच्छे छात्र थे। कटक से कलकत्ता आकर उन्होंने मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया था। वहां जब एक अंग्रेज अध्यापक ने एक छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया तो उन्होंने प्रधानाध्यापक से मिलकर मांग की कि वो अध्यापक अपने इस काम के लिए माफी मांगे, लेकिन इसके लिए सुभाष बोस को ही कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। बाद में उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीए की परीक्षा में विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुभाष बोस ने लंदन में आईसीएस की परीक्षा भी दी, जहां उन्हें मेरिट लिस्ट में चौथा स्थान मिला। नेहरू की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी। युवा जवाहरलाल गांधी से पहली मुलाकात में खास प्रभावित नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो गांधी के मोहपाश में बनते चले गए और उनका बहुत सम्मान करने लगे। इसके ठीक विपरीत सुभाष चंद्र बोस पर गांधी का कोई खास असर नहीं पड़ा था। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइफ्स में लिखते हैं, 1927 आते आते दोनों के पैर राजनीति में जम चुके थे और दोनों ब्रिटिश भारतीय जेलों में अपनी पहली सजा काट आए थे। दोनों ने गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बोस गांधी के असर में पूरी तरह से नहीं आए थे। जवाहरलाल सितंबर 1921 में मोतीलाल नेहरू, गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं के साथ कांग्रेस के विशेष सत्र में भाग लेने कलकत्ता आए थे। उस समय बोस चितरंजन दास के साथ काम कर रहे थे। अधिकतर कांग्रेसी नेता चितरंजन दास के घर पर ही ठहरे थे। इस बात की संभावना बहुत कम है कि उस दौरान जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस की मुलाकात नहीं हुई होगी। बोस और जवाहरलाल नेहरू की नजदीकी तब बढ़ी जब उनकी पत्नी कमला नेहरू तपेदिक का इलाज कराने यूरोप गई। उस समय जवाहरलाल जेल में बंद थे। सुभाष बोस खासतौर से कमला को देखने बार्डन बॉयलर गए। जब कमला की हालत बिगड़ी तो नेहरू को जेल से रिहा कर दिया गया। सुगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट में लिखते हैं, जब नेहरू यूरोप पहुंचे तो बोस नेहरू से मिलने ब्लैक फॉरेस्ट रिसोर्ट गए और दोनों एक ही बोर्डिंग हाउस में रुके। जब कमला नेहरू की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो सुभाष ऑस्ट्रिया चले गए। वहां से उन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर कहा कि अगर मैं आपकी परेशानी में थोड़ा बहुत भी काम आ सकता हूं तो मुझे बुलवा भेजने में हिचकिचाइएगा नहीं। जब 28 फरवरी 1936 को स्विट्जरलैंड के शहर लुजान में कमला ने अंतिम सांस ली तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस और इंदिरा गांधी वहां मौजूद थे। बोस ने ही कमला नेहरू के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करवाई। नेहरू के दुखदाई दिनों में सुभाष की उनके पास की उपस्थिति ने
दोनों के बीच संबंधों को और घनिष्ठ कर दिया। जब जवाहरलाल नेहरू यूरोप में अपनी पत्नी कमला नेहरू की तीमारदारी में लगे हुए थे, उनको अप्रैल 1936 में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लिया गया। उनको अध्यक्ष बनाने का विचार गांधी जी का था। नेहरू के यूरोप रवाना होने से पहले गांधी जी ने नेहरू को पत्र लिखकर कहा, आपको अगले साल कांग्रेस के जहाज की कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने उनसे सीधे अनुरोध कर कहा, मैं चाहता हूं कि अगले साल आप अपने आप को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की अनुमति दें। आपकी रजामंदी कई मुश्किलों का हल निकाल देगी। शुरू में नेहरू ने हां कहने में थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने गांधी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। लेकिन गांधी जी के इस फैसले पर कांग्रेस के कुछ हलकों में विरोध के स्वर सुनाई दिए। गांधी जी से अपील की गई कि वो राजगोपालाचारी को नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ने की अनुमति दें, लेकिन गांधी ने उनकी बात नहीं मानी और नेहरू को कुल 592 सदस्यों में 541 सदस्यों के वोट मिले। सन 1937 की कांग्रेस अध्यक्षता के लिए महात्मा गांधी ने सुभाष बोस का नाम सुझाया। नेहरू की तरह सुभाष चंद्र बोस ने भी एक और वर्ष के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की इच्छा प्रकट की। इसका सबसे जोरदार समर्थन रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। उनकी नजर में कांग्रेस में आधुनिक सोच के सिर्फ दो ही व्यक्ति थे, सुभाष और जवाहरलाल। नेहरू चूंकि प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए टैगोर चाहते थे कि बोस एक बार फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी सुभाष बोस को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनके कैंप ने पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष बोस के खिलाफ चुनाव में उतारा। गांधी का विरोध होने के बावजूद इस चुनाव में बोस की जीत हुई। उन्हें कुल 1580 मत मिले, जबकि सीतारमैया सिर्फ 1377 लोगों का ही समर्थन ले पाए। लेकिन इस परिणाम के बाद आए गांधी जी के वक्तव्य ने सबको चौंका दिया। गांधी ने कहा, क्योंकि मेरे कहने पर ही सीतारमैया इस मुकाबले से नहीं हटे थे, इसलिए ये हार उनकी हार ना होकर मेरी है। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, सुभाष ने यह स्वीकार किया कि उन्हें गांधी जी के इस वक्तव्य से चोट पहुंची थी। उन्होंने ये साफ किया कि कांग्रेस सदस्यों से गांधी के पक्ष या विपक्ष में वोट करने के लिए नहीं कहा गया था। गांधी के साथ संबंधों के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ मौकों पर गांधी के साथ उनके मतभेद रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर उनके प्रति आदर में कभी कोई कमी नहीं आई है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं भारत के इस महानतम व्यक्ति का विश्वास जीत सकूं। यहां से सुभाष और नेहरू के बीच मतभेदों की शुरुआत हुई। फरवरी के आरंभिक दिनों में नेहरू और सुभाष के बीच 1 घंटे तक शांति निकेतन में एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, इसका कोई रिकॉर्ड तो नहीं मिलता, लेकिन इसके बाद नेहरू ने बोस को जो पत्र लिखा उसका रिकॉर्ड जरूर है। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, नेहरू को सुभाष द्वारा कांग्रेस के अंदर के लोगों के लिए वामपंथी और दक्षिणपंथी शब्द के इस्तेमाल पर आपत्ति थी। नेहरू की नजर में इन शब्दों से यह आभास मिलता था कि गांधी और उनका समर्थन करने वाले लोग दक्षिणपंथी खेमे से हैं और जो उनका विरोध कर रहे हैं वो वामपंथी हैं। नेहरू ने इस पत्र में हिंदू मुसलमानों, किसानों, मजदूरों और विदेश नीति के मुद्दे भी उठाए। नेहरू जानना चाहते थे कि क्या इन मुद्दों पर सुभाष की राय कांग्रेस के उनके साथियों से अलग है। नेहरू की राय थी कि इस सब का सबसे अच्छा समाधान है कि सुभाष बोस इस बारे में एक स्पष्टीकरण नोट जारी करें। जब सुभाष महात्मा गांधी के साथ अपने मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को 27 पन्नों का एक टाइप किया हुआ पत्र लिखा।
उसका पहला ही वाक्य था, पिछले कुछ समय से मुझे लग रहा है कि आप मुझे नापसंद करने लगे हैं। आगे उन्होंने लिखा, जब से मैं 1937 में जेल से बाहर आया हूं, निजी और सार्वजनिक जिंदगी में मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझा है और अक्सर आपकी सलाह ली है, लेकिन मेरे प्रति आपका रवैया हमेशा अस्पष्ट और अप्रतिबद्धता का रहा है। पूरे पत्र का लहजा कड़वाहट से भरा हुआ था। 26 जनवरी को नेहरू के दिए वक्तव्य का जिक्र करते हुए सुभाष ने लिखा, आपने कहा कि हमें नीतियों और योजनाओं पर बात करनी चाहिए, व्यक्तियों पर नहीं। जब कुछ खास लोगों का जिक्र हो तब तो आप चाहते हैं कि हम लोगों को भूल जाएं, लेकिन जब सुभाष बोस दोबारा चुनाव में खड़े होते हैं तब तो आप व्यक्तित्व को नजरअंदाज कर सिद्धांतों की बात करते हैं। लेकिन जब मौलाना आजाद दोबारा चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो आपको उनके कसीदे पढ़ने से कोई परहेज नहीं है। सुभाष को खास तौर से 22 फरवरी को नेहरू के कार्य समिति के 12 सदस्यों के इस्तीफे के बाद दिए गए वक्तव्य पर एतराज था। सुभाष का कहना था कि ये आपके व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। जवाहरलाल नेहरू ने इस पत्र का जवाब देते हुए सुभाष बोस की स्पष्टवादिता की तारीफ की थी। उन्होंने लिखा, स्पष्टवादिता कुछ लोगों को चोट जरूर पहुंचा सकती है, लेकिन यह जरूरी है खासतौर से उन लोगों के बीच जिन्हें साथ साथ काम करना है। निजी तौर पर आपके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और सम्मान रहा है और अभी भी है, बावजूद इसके कि कभी कभी मैंने आपके काम और आपके काम करने के तरीके को पसंद नहीं किया है। पत्र के अगले भाग में उन्होंने सुभाष द्वारा उठाए गए मुद्दों का सिलसिलेवार जवाब दिया, लेकिन इस पत्राचार के बावजूद सुभाष ने गांधी और नेहरू को मनाने के अपने प्रयास कम नहीं किए। जून में वो गांधी से मिलने वर्धा गए और वहीं गांधी और सुभाष की आखिरी मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। सुभाष के प्रति गांधी के विचार और कड़े होते गए। अंततः सुभाष बोस को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सन 1941 में सुभाष बोस गुप्त रूप से भारत से बाहर जाने में सफल हो गए। वो अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंचे, जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। कांग्रेस में नेता की भूमिका का मौका न मिलने के बावजूद उन्होंने 1943-44 में दिखाया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। उन्होंने आजाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बचपन से ही उन्हें सैनिक करियर की चाह रही थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ वर्ष सैनिक वर्दी में बिताए। इस दौरान नेहरू 9 अगस्त 1942 से 15 जून 1945 तक जेल में रहे। यह उनके जीवन का सबसे लंबा जेल प्रवास था। जब नेहरू को विमान दुर्घटना में सुभाष बोस के निधन की खबर मिली तो वो रो पड़े। भावुक होकर उन्होंने कहा, सुभाष अब उन सब मुसीबतों से कहीं दूर चले गए हैं जिनका बहादुर सैनिकों का अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। नेहरू ने दोहराया, मैं कई मामलों में सुभाष से सहमत नहीं था, लेकिन भारत की आजादी के लिए संघर्ष में उनकी ईमानदारी में कोई संदेह नहीं था। सुभाष के साथ मतभेद के बावजूद नेहरू सुभाष के साथ बिताए दिनों को कभी भुला नहीं पाए। सुभाष के मन में भी अंतिम समय तक नेहरू के बारे में सम्मान रहा। तभी तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट का नाम नेहरू रेजिमेंट रखा। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब अंग्रेज सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया तो जवाहरलाल नेहरू ने
25 सालों बाद अपना वकीलों का गाउन पहना और अदालत में पुरजोर तरीके से इन सैनिकों की पैरवी की। रुद्रांशु मुखर्जी लिखते हैं, सुभाष को विश्वास था कि वो और नेहरू मिलकर इतिहास बना सकते हैं, लेकिन नेहरू गांधी के बिना अपना भविष्य देखने के लिए तैयार नहीं थे। बोस नेहरू संबंधों के प्रगाढ़ न हो पाने की सबसे बड़ी वजह यही थी। नेहरू सुभाष संबंधों को भारतीय राजनीति की एक बड़ी प्रतिद्वंदिता के तौर पर देखा जाता है। यह प्रतिद्वंदिता और आगे भी चलती, लेकिन नियति ने बोस को भारत के राजनीतिक पटल से हटा दिया। कुछ लोगों की सोच है कि अगर सुभाष जीवित होते तो वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने के प्रबल दावेदार होते, और ये देखना दिलचस्प होता कि तब भारत के नेतृत्व की जिम्मेदारी नेहरू को मिलती या सुभाष चंद्र बोस को। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।